हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। स्क्रीन भी आ रहा है बेटा? यस। हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था और कुछ सॉलिड स्टेट का हमने एक लेक्चर भी लिया था, तो मैंने एक डीपीपी शेयर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डीपीपी। तो यू कैन सी, लेट गेट इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू I am going to share these question, first from to question 6 तक। आपका कोई प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट टू प्रॉब्लम नंबर 6, 1 से लेके 6 तक किसी का? वन टू सिक्स नहीं है बेटा किसी का? 1 to 6 प्लीज डू रिप्लाई। सर फिफ्थ। सर विच वन? विच वन बेटा? रिपीट। सर फिफ्थ। फिफ्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट क्रिस्टल? देखो, रॉक साल्ट NaCl होता है, साल्ट होते हैं NaCl। आइस जो है वो मोलिकुलर क्रिस्टल है। अगर क्वार्ट्ज वर्ड आ जाए तो आप, क्वार्ट्ज जो होता है कार्बन का, सिलिका, सिलिकन Si का बना होता है, SiO का, तो क्वार्ट्ज कोवलेंट क्रिस्टल होगा। लेकिन क्वार्ट के पास ग्लास आ जाए तो फिर वो क्रिस्टल नहीं होगा। क्वार्ट के साथ ग्लास वर्ड जहां भी आ जाए तो फिर वो एमार्फस होगा, और अगर ग्लास वर्ड नहीं होगा, अकेला क्वार्ट्ज है, तो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो। और जो ड्राई आइस है वो भी मोलिक्यूलर है, तो कोवलेंट क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज हो जाएगा। इसका पार्टिकल होगा SiO2, मोलिक्यूल जो होगा वो SiO2, एलिमेंट्स जो होंगे एटम होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट वाला पार्ट 7 से लेके 9 तक किसी का प्रॉब्लम? 7 to 9, 10 से लेके 12 तक, फ्रॉम 10 to 12। ये देखो यहाँ आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें ग्लास लगा हुआ आ गया। देखो ये ग्लास, क्वार्ट्ज तो है लेकिन वर्ड ग्लास आ जाएगा तो फिर एमॉर्फस हो जाएगा वो। अप टू 12 बेटा, एनी प्रॉब्लम अप टू 12? सर नहीं है और डाउट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट चलो फिर। आज का पार्ट बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है सारा। तो मैंने आपको कल जो यहाँ बात की थी जनरल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में वी हैव स्टडीड अबाउट द सम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एक चीज और मैं शेयर कर देता हूँ नॉलेज क्लाउड में, एट द एंड ऑफ नॉलेज क्लाउड टू सी कि भाई कॉर्नर कितनों से शेयर होगा, पार्टिकल, इस टाइप का क्वेश्चंस देखा था हमने। तो मैं एक चीज और शेयर करता हूँ कि एक सपोज अपने पास एक क्यूब होता है। क्यूब जो होता है उसकी साइड्स, ये जो होती हैं सारी की साइड इक्वल होती हैं, और इसका जो साइड होता है जिसको हम एज लेंथ बोलते हैं, एज लेंथ सपोज ए है बेटा आपका, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ये वाला, तो जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा कि ये ऊपर वाले हिस्से को आप बोलोगे, पूरे को बोलोगे फेस। ये सपोज अपर फेस हो गया, इट इज द अपर फेस। एंड फेस के बीच का अगर कोई लाइन बना दें, ये वाला लाइन बना दें हम बीच ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम फेस डायगनल। ये जो लेंथ आएगी, दैट लेंथ इज नोन एज फेस डायगनल। और फेस डायगनल की लेंथ जो होगी ऑलवेज √2a होगी, बिकॉज ए ये है 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस लगाओगे तो आप डायरेक्ट याद रखना है फेस डायगनल का लेंथ √2a। सिमिलरली
सपोज आपने ये एक नीचे वाला फेस ले लिया, ये आपका नीचे वाला फेस और ये आपका ऊपर वाला फेस। तो मैं इसको, इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बना दूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आप एक क्यूब कैसे भी बना सकते हैं। सपोज आपने क्यूब ऐसे बना दिया, तो इससे इजी क्या होगा कि सपोज ये वाला आपके पास अगेन जो हुआ, ये नीचे वाले फेस का डायगोनल आ जाएगा, ये वाला फेस डायगोनल आ जाएगा, तो ये लेंथ ए है, तो ये वाली लेंथ जो आएगी ये आपका फेस डायगोनल हो जाएगा। फेस डायगोनल का लेंथ आ जाएगा बेटा √2a। अब अगर ये ए है तो ये भी तो ए हो गया। अगर मैं इसको मिला दूंगा ऐसे बॉडी के अंदर से, तो ये पूरी बॉडी को जो अंदर मतलब एक रूम में अपर वाले कॉर्नर को डायगोनली दूसरे वाले कॉर्नर से अगर टच कर रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं बॉडी का डायगोनल, कंप्लीट बॉडी डायगोनल। और इसका डिस्टेंस जो आएगा वो बेटा √3 आएगा, मतलब ज्यादा डिस्टेंस लंबी आएगी। तो ये सपोज ए, तो ये फेस डायगोनल जो हो जाएगा तो वो बोलेंगे आप √2a, और फेस डायगोनल की बजाय आप उसका पूरे बॉडी का डायगोनल लेंगे, देन आ जाएगा बेटा √3a। तो आपको क्या याद रखना है, यू मस्ट नीड टू लर्न द लेंथ ऑफ या एज लेंथ ऑफ ए क्यूब इज a एंड लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ दैट क्यूब इज √2a एंड बॉडी डायगोनल लेंथ ऑफ दैट क्यूब इज √3a। तो सबसे बड़ी डिस्टेंस ये वाली इन तीनों में ये हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी को इस एक मैथमेटिकल पॉइंट में? अब सपोज ये लेंथ कवर कर ली, तो अब हम पैकिंग करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली टेस्ट हुआ था हमारा तो उसके डाउट्स थे। अच्छा, टेस्ट हुआ था आपका और उसके डाउट थे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे? हम लेक्चर के बीच में तो नहीं कर सकते, अभी स्टार्ट हो गया ना लेक्चर, फिर उसको शेयर वेयर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, है ना? ठीक है। ओके सर। तो अब क्या होगा कि अब हमें सपोज इसका पैकिंग करना है, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट लेते हैं, पैकिंग ऑफ constituent particles of crystalline solid। कोई भी सपोज आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका बेटा आपने पैकिंग करना है। तो पैकिंग देखो, पहली हम करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आज वाला प्योरली टॉपिक ओनली नीड टू अंडरस्टैंड एंड ओनली नीड टू पॉन्डरिंग द सिचुएशंस, कि भाई उस चीज को आपने रियलाइज करना है। बुक्स से समझ नहीं आती ये चीजें, आपको क्या है रियलाइज करनी पड़ेंगी। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले मैं उठा रहा हूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पहले स्क्वायर पैकिंग या क्लोज पैकिंग का वर्ड का मीनिंग सारा क्लियर करना है आपको। सपोज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और सारे पार्टिकल स्फेरिकल है बेटा। सपोज एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल उसके साइड में आया, तीसरा पार्टिकल साइड में आया, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आए और इससे हमने एक रो तैयार कर ली पार्टिकल की। अब अगर आप क्या करो, दूसरी रो जो है आपका सेकेंड रो है वो बिल्कुल उसके नीचे स्टार्ट करो आप। एक स्फेरिकल पार्टिकल है ये, मतलब सर्किल नहीं है, स्फीयर है। आपने एक रो तैयार कर ली, तो ये सपोज आपकी रो हो गई सेकंड वाली तैयार, सेकंड रो होगी। ऐसे आप बहुत सारी रो तैयार करते जाओ। सपोज रो थर्ड उसके नीचे तैयार कर लिया। इस टाइप से सपोज पार्टिकल सारे पैक हो गए, और इस टाइप से जब ये सारी मिल गई, तो इस सारी जब रो मिल के इसको हमने कह दिया ये वन लेयर होगी। जब वन लेयर होती है तो इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। 2 डायमेंशनल वन लेयर थे प्रिपेयर हो गया आपके पास।
ये जो 2 डायमेंशनल 1 लेयर प्रिपेयर हुआ है, इसमें किसी भी एक पार्टिकल को बेटा कंसीडर कर लो। जैसे सपोज आपने इस पार्टिकल को कंसीडर किया, तो आप ये देखोगे कि ये डायरेक्टली जो है 4 पार्टिकल से टच कर रहा है, और इन 4 के आप सेंटर मिलाओगे तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस टाइप की पैकिंग को स्क्वायर पैकिंग कहेंगे, और सारे एक दूसरे से क्लोज चिपक रहे हैं, सारे स्टक हो रहे हैं। तो जब स्टिकिंग होता है तो देन हम इसको बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन ये कौन सी है? अभी तक 2 डायमेंशनल 1 लेयर। लेकिन पैकिंग कौन सी है? इस पैकिंग को नाम बोलोगे आप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बेटा ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुई, तो इसमें एक पार्टिकल डायरेक्टली देखोगे तो 1 2 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डायरेक्टली टच कर रहा है। तो जब भी आपसे पूछे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ बेटा ये है कि एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से टच कर रहा है। तो अगर हमारे पास 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग आती है, देन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब CN, हम आंसर देंगे 4 आएगा। मतलब एक पार्टिकल 4 पार्टिकल से टच कर रहा होगा। अब सपोज क्या हुआ बेटा कि सपोज ये एक आपका 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग तैयार हो गया। अब आपने क्या है, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर तैयार कर ली। तो दोबारा सोचते हैं इसी चीज को, देखो सपोज 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल, ऐसे करते जाओ, एक लेयर बना दिया। जितना काम आपने पहले किया उसको रिपीट कर दो आप। जब ये पार्टिकल कर लोगे, और ये कंसिडरिंग पार्टिकल था आपका, अब सपोज एक लेयर और बना दी 2D, ये 1 लेयर थी, ये 2 लेयर बना दी। अब हमने सपोज आपने 2 लेयर बना दी, और सेकेंड लेयर वाले पार्टिकल बिल्कुल फर्स्ट वाली पार्टिकल के ऊपर रख दिया आपने, सपोज ऐसे। अब आप अगर सोचोगे तो ये जो कंसिडरिंग पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, पहले ये सीन से देखो, इस सीन में दिखाई दे रहा था ये अपने 4 पार्टिकल को टच कर रहा था। अगर ऊपर रख दिया तो एक पार्टिकल इसको ऊपर से कवर कर लेगा, ये वाला रेड वाला इसको कवर कर रहा है। तो इसमें मैं बोलूंगा इस पार्टिकल के लिए अब ये 2D लेयर नहीं हुआ, अब 3D तैयार हो गया, क्योंकि हाइट भी आ गई। तो इसको हम बोलेंगे कि अगर 2 लेयर है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा बेटा। कोई डाउट किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में? कि 4 तो प्लेन में टच करेंगे, एक स्फेरिकल है, एक मान लो एक गोल बॉल है, पहली वाली बॉल के ऊपर रख दी हमने, तो ऊपर से वो उसको कवर कर लेगी। 4 तो प्लेन में टच कर रहे थे, एक ऊपर टच कर रही है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ईच पार्टिकल इज सराउंडिंग बाई 5 पार्टिकल। अब क्या, ऐसे करते करते पूरा क्रिस्टल बना दिया 3D में, मतलब ऊपर बहुत सारी लेयर बना दी। अगर आपका बहुत सारा लेयर बन गया तो फिर आपको देखो सोचना पड़ेगा। तो अब क्या करता हूं मैं, सपोज मैं एक चेंज करता हूं। मैं ये कहता हूं आपको कि जो आपने अभी सेकेंड लेयर बनाई है, इसके नीचे भी एक लेयर बना दी आपने। मतलब इस ब्लैक वाली लेयर को मिडल में रखते हैं, नीचे लेयर बना दी है बिल्कुल इसके नीचे। तो बिल्कुल नीचे जो लेयर बनाई, सपोज हम उस लेयर को ऐसे दिखा दें। अब मैं इसका 3 डायमेंशनल 3D क्रिस्टल तैयार करता हूं, या इसको 3D क्रिस्टल तैयार करते हैं। तो सपोज सबसे पहले मैंने लेयर बनाई ये, वन लेयर बना, ये बिल्कुल लोअर लेयर है। सपोज ये जो लेयर बनाया मैंने, सपोज ये लोअर लेयर बना दी। इसके ऊपर मैंने फिर सेकेंड लेयर बनाई, सेकेंड लेयर ब्लैक वाली बनाते हैं सपोज, जो हमने बनाई थी, ये मैंने सेकेंड लेयर बना दिया। जो ब्लैक वाला है बेटा, उसको मैंने सेकेंड लेयर बोल दिया, लोअर या मिडिल लेयर कह दिया हमने, मिडिल लेयर बना दी। और इस मिडिल लेयर का ब्लैक पार्टिकल हम सपोज कंसीडर कर रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर अपर लेयर बना दिया रेड वाला। अब बनने के बाद तो पता ही नहीं लगेगा आपको कि कौन सी फर्स्ट थी, इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा ध्यान देना है। तो इस टाइप से पूरा एक क्रिस्टल तैयार हो गया। अब ऐसे 1 2 3 1 2 3 बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर चलती गई और स्क्वायर बनाती चले गई। तो ये जो अब तैयार हुई है, इसको हम बोलेंगे 3D, ये थर्ड लेयर आ गई रेड वाली,
सपोज अपर लेयर आ गई, और ऐसे ही बहुत सारी लेयर तैयार कर दें और इससे हमने पूरा क्रिस्टल तैयार कर दिया। सपोज ये डेवलप हो गया एक पूरा आपका क्रिस्टल, तो ये डेवलपमेंट ऑफ 3D, मतलब 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन 3D क्रिस्टलाइन स्क्वायर क्लोज पैकिंग आ गई। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें बेटा आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा कितना होगा। जब भी आपसे 3D क्रिस्टलाइन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहे तो वो मिडल वाली लेयर को ध्यान रखना। मिडल मतलब ये वाली लेयर, इसकी लेयर के प्लेन के अंदर ही 4 पार्टिकल इसको टच कर रहे थे। अब एक ऊपर लेवल आ गया, जैसे एक ऊपर टच कर गया और एक मैंने ये वाला इस कलर का बनाया नीचे टच कर गया, तो इसका मतलब इसमें आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मतलब आपने ब्लैक वाला बनाया था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, जिसमें से 4, जैसे ये पार्टिकल है तो 4 प्लेन के अंदर पार्टिकल टच करेंगे इसको, 1 2 3 4, एक ऊपर करेगा एक नीचे करेगा, तो टोटल आपके 4 प्लेन में एक ऊपर पे नीचे 6 पार्टिकल इसको टच करेंगे। तो ये जो आपका पूरा पैकिंग तैयार हो गया, दैट पैकिंग इज नोन एज 3D क्रिस्टलाइन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या करना है, पार्टिकल को अलाइनमेंट में रखना है। नंबर 1 लेयर होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 लेयर होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और अगर 3 या मोर देन 3 लेयर होंगी तो हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज जो भी बीच वाला पार्टिकल होगा 4 स्क्वायर वाली जो है उसके प्लेन वाली है उनसे टच करेगा पार्टिकल से, एक ऊपर से करेगा और एक नीचे करेगा। यहां तक क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? क्योंकि सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग पर है चैप्टर ये। अब अगर कोई डाउट रह गया तो फिर आगे चैप्टर अफेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलूं आगे। अब सपोज हमने क्या बोला था बेटा, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या था, रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका एक रिपीटिंग यूनिट निकाल लेते हैं हमने। रिपीटिंग यूनिट सपोज ये हिस्सा निकाल लेते हैं, एक हिस्सा आप इसका बाहर निकाल लो, कोई सा भी हिस्सा बाहर निकाल लो। सपोज ये एक पीस बाहर निकाल दिया, तो ये पीस बाहर जो निकाल दिया और इस पीस में 2 लेयर बाहर निकाल दी। सपोज हम ज्यादा नहीं लेते, हम 2 लेते हैं, तो मतलब ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं, ये बोल देते हैं ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लिया। तो ये हिस्सा बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि आपके पास क्या होंगे, जैसे सपोज 2 लेयर बनाई है तो ब्लैक वाले 4 पार्टिकल सपोज बाहर आए, और उसी के ऊपर सपोज रेड वाले 4 पार्टिकल बाहर आए, तो नीचे 4 पार्टिकल ऊपर 4 पार्टिकल, अगर इनको मिलाओगे तो एक क्यूब बन जाएगा ये। तो इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब ये वाली जो 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये आपको ये वाला यूनिट सेल दे रही है, तो हम बोलेंगे ये 3D क्रिस्टलाइन स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये यूनिट सेल बना है। एंड दिस यूनिट सेल इज नोन एज सिंपल, या जिसको आप प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बनाए, क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपसे बेटा पूछा जाए कि सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल किस पैकिंग से बना है, तो आंसर दोगे बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना है। तो अब यहां कुछ नहीं दिखाई देगा, देखो अब पूछेगा सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इससे बना है, इसकी 3D स्ट्रक्चर से ये यूनिट रिपीटिंग हुई है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोगे। आंसर यहां रखा हुआ है, यहां आंसर नहीं है, यहां कुछ नहीं दिखेगा। आपसे ये पूछा जाए सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आंसर दोगे 6, बिकॉज इससे अराइज हुआ है। तो सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल किससे अराइज हुआ है, क्या बोलोगे बेटा? सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज अराइज्ड फ्रॉम, पैकिंग का नाम दोगे बेटा, फ्रॉम ये वाली पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका बोलोगे आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये राइज हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपने उसी का देना है जो पैकिंग का नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अब अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना है तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की आगे स्टडी करते हैं हम। नाउ स्टडी ऑफ सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप स्टडी को सिंपल करने के लिए जो जो पार्टिकल है उसको पॉइंट मान सकते हो,
और पॉइंट को लेटिस में रख दो। इसका मतलब अगर हम एक सिंपल क्यूब बनाएं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कब बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कब होता है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं हमारे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। अगर एक क्यूब सोच लें हम, सपोज ये क्यूब सोच लिया बेटा हमने, और इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर एक कांस्टेंट पार्टिकल शो कर दिया जाए तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सपोज इस पार्टिकल को मैं ऐसे ले लेता हूं पॉइंट की फॉर्म में, तो पार्टिकल कहाँ कहाँ आएंगे? यहाँ, 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 यहाँ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। अगर ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब है तो ऐसे बहुत सारे यूनिट से ये पूरा ये क्रिस्टल बना है ऊपर वाला, तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव पार्टिकल पर यूनिट सेल। ये निकालते हैं अब इसमें, इफेक्टिव पार्टिकल्स पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इफेक्टिव पार्टिकल मतलब हैं, दिखाई तो 8 दे रहे हैं लेकिन इफेक्टिव कितने होंगे? तो शेयरिंग पार्ट को शेयर करके निकालना पड़ेगा बेटा हमें। इफेक्टिव पार्टिकल पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। इफेक्टिव पार्टिकल को Z से, तो Z कहाँ कहाँ आएंगे? जहां जहां पार्टिकल है, देखो पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर है और उनका शेयरिंग पार्ट डालना पड़ेगा हमें, शेयरिंग पार्ट रखना पड़ेगा। तो कॉर्नर कितने होते हैं? देखो 8, और एक कॉर्नर शेयर होता है, इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड 1/8। तो इफेक्टिव पार्टिकल कितना आ गया? 1। तो Z की वैल्यू कितनी बोलोगे? इफेक्टिव पार्टिकल 1 बोलोगे आप। जब भी हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल जो इफेक्टिव पार्टिकल आएंगे दैट इज द 1। दूसरा पॉइंट आएगा फिर हमारा, इफेक्टिव पार्टिकल के बाद सेकेंड पॉइंट आएगा बेटा हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए, रेडियस ऑफ पार्टिकल आर एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे सपोज D से। तो बेटा अभी आपने देखा कि इसमें पार्टिकल तो बिल्कुल टच कर रहे हैं, जैसे 4 पार्टिकल यहाँ टच कर रहे हैं, ऊपर जो यूनिट सेल बनाया था आपने वो तो पॉइंट में ऐसे दिखाया, ऊपर अभी डायग्राम किया था, 4 टच कर रहे हैं, फिर ऊपर वाले 4 भी टच ही कर रहे हैं आपस में। तो 4 टच कर रहे हैं, तो ये ऐसे एक अगर अपर फेस बनाऊं तो ऐसे बन गया अपर फेस। तो अपर फेस में देखो ये पार्टिकल की रेडियस R, ये R, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस को हमेशा D बोलते हैं। तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगा आपका वो हमेशा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां पार्टिकल टच कर रहे होते हैं वो होता है, वो D होता है। और D इज इक्वल टू देखो कितना आ गया 2R, R ये R है, और ये एज लेंथ के बराबर है। 2R किसके बराबर हो गया? A के। तो आप क्या रिलेशन निकाल सकते हो? A जो एज लेंथ होती है उसमें दोनों पार्टिकल टच कर रहे होते हैं, तो A इज इक्वल टू 2R, या D भी लिख सकते हो, A इज इक्वल टू D। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? D इज इक्वल टू भी A के बराबर या 2R के बराबर। तो इस रिलेशन में एज लेंथ इज इक्वल टू 2R आ जाएगा। अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एज लेंथ A इज इक्वल टू 2R। अब अगर ये आ गया तो इस टाइप का जो पैकिंग करते हैं उसमें बेटा देखते हैं थर्ड पॉइंट आता है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। वही यूनिट सेल का होगा, वही क्रिस्टल का होगा, क्योंकि जो वैल्यू यूनिट सेल की आएगी वही क्रिस्टल की आएगी। यूनिट सेल के रिपीटिंग से बना है बेटा ये, तो इसको PF से लिखेंगे। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा।
ये क्लोज डिस्टेंस का मतलब समझने नहीं आ रहा है। क्लोज डिस्टेंस बेटा, दो पार्टिकल यहाँ टच कर रहे हो, वो डिस्टेंस कितनी है? क्लोज डिस्टेंस मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब जहाँ क्लोज हो रहे हो एक दूसरे के। तो ये पार्टिकल एक दूसरे डिस्टेंस को टच कर रहे हैं, तो जो इनके सेंटर पॉइंट है उनको मिला दो, वो डिस्टेंस। तो हमेशा ये 2r होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज 2r के इक्वल होगा। पार्टिकल टच करेंगे तो दोनों के रेडियस को हम लेंगे हमेशा। क्लियर? क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब 2r। यस सर, यस सर, समझ गया। अब देखो नेक्स्ट में बेटा, पेकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। पेकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वॉल्यूम पार्टिकल ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है और स्पेस कितना अवेलेबल है हमें। तो इसको क्या बोलेंगे? पेकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी। देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, तो सारा पार्टिकल हमारे पास एक जैसा है। तो सारा पार्टिकल एक जैसा है तो इफेक्टिव पार्टिकल नंबर बोल सकते हो, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जिस टाइप का यूनिट सेल हो, जैसे यहाँ पर क्यूब का है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो वैल्यू भर सकते हैं ना बेटा आपने। पेकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो इफेक्टिव पार्टिकल निकाल चुके, z इज इक्वल टू 1 आया था। इफेक्टिव आर्टिकल मतलब z, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल मतलब वॉल्यूम 1 का लिख दो, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दो, यूनिट सेल मतलब। तो इफेक्टिव पार्टिकल कितना आया बेटा? कैलकुलेशन बना रहा हूँ देखो, पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन इफेक्टिव पार्टिकल 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है? साइड की क्यूब। ए के को आर की टर्म में लिख देते हैं अपने। पैकिंग फ्रैक्शन ये 1 हो गया, ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2r आ रहा है ए की वैल्यू। ए इज इक्वल टू 2r का क्यूब, तो आर क्यूब हट गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया? देखो बेटा 4 पाई इधर 3 इंटू 8 मतलब 4 टू जा 8। तो आप आंसर जैसे जैसे पूछे जाएं उस टर्म में बताओगे। तो आप बोलोगे कि इसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जब पैकिंग होती है, देन हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, पीएफ कितना आता है? इट विल बी पाई अपॉन 6। आजकल ये भी पूछा जा रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा? पाई अपॉन 6। कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 3.14/6। तो इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 650, 6×5 = 30, इधर आ गया 14, 6×2 = 12, फिर कितना आ गया 20, 6×3 = 18। तो अप्रोक्सीमेट 0.52 तो वो ले सकते हो ना, 0.52 पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। परसेंटेज देना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 52.3%। तो अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से सिंपल क्यूब यूनिट सेल तैयार करते हैं, तो उसमें पार्टिकल जो है पैक होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 52% स्पेस ही ऑक्यूपाई होता है, बाकी स्पेस खाली रहता है। तो खाली स्पेस को बोलते हैं वॉइड, वॉइड और अनऑक्यूपाइड स्पेस। तो 1 में से 0.52 हटा दो तो अप्रोक्सीमेट 0.48 आ जाएगा। परसेंटेज लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 48%। तो मैं देखो अगर पॉइंट रिपीट करूं, तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें इफेक्टिव पार्टिकल आता है बेटा 1, उसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो 2r है, यानी कि a जो आता है वो a इज इक्वल टू 2r आता है। और पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो हमारे पास 48% आएगा। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो आंसर यहां से नहीं मिलेगा बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो जहां से वो अराइज हुआ था, तो अराइज हुआ था वो 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोगे। पैकिंग फ्रैक्शन या इफेक्टिव पार्टिकल बात अलग है, और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इस तरह की पैकिंग होती है तो ईच पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडिंग रहता है, तो उससे बनाते हैं। एक चीज और निकाल सकते हो आप, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल।
फिर निकाल सकते हो आप डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डेंसिटी निकालेंगे बेटा, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? डेंसिटी का होगा मास ऑफ पार्टिकल्स occupied space, mass of particle occupied space divided by volume of unit cell। अब बेटा मास ऑफ पार्टिकल, सब सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल वापस लिख देते हैं इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल लिख देते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव पार्टिकल मतलब Z इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल सपोज M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ए क्यूब। तो क्या फार्मूला आ जाएगा बेटा? डेंसिटी, इस पर काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम, एम वन पार्टिकल के लिए ले रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब ये फार्मूला अगर मास वन पार्टिकल दे रखा है तो ठीक है, अगर मोल कंसेप्ट को भी ऐड कर दें तो सिंस एम ऑफ वन पार्टिकल क्या होता है, जो उसका फार्मूला वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है, तो आप फार्मूला ये भी यूज कर सकते हो, D इज इक्वल टू Z इंटू एम डैश अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। वो तो जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसा फार्मूला आप यूज कर सकते हो। Z वही चीज है इफेक्टिव पार्टिकल, M जो है एटॉमिक वेट है। अब एटॉमिक वेट ध्यान रखना आप, अगर ये ग्राम में ले रहे हो पर मोल में, तो ए जो है सेंटीमीटर में लेना, ये एज लेंथ इन सेंटीमीटर। ये तो नंबर है दोनों, तो नंबर आ जाएंगे, जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो डेंसिटी जो आ जाएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपको। तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए थ्री। क्लियर? तो बेटा मुझे बताओ सबसे पहले कि देखो मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं आपसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव पार्टिकल कितना आएगा? 1 1। ओके बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो ए है वो कितने आर के इक्वल आएगी? 2R 2R ए इज इक्वल टू आर। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा? 0.52 0.52 मतलब 52%। खाली स्पेस कितना आएगा? वैकेंट स्पेस 0.48 48%। क्लियर? अगर मैं ये पूछूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्रिस्टल है तो उसमें पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, बिकॉज वो कहां से राइज हुआ है? वो आपका जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D पैकिंग थी वहां से राइज हुआ है। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां से आगे चलता हूं। देखो अब क्या करते हैं अपने, मैं एक फिर आपका नोट लिखता हूं यहां पर, और यहां नोट लिख के यहां लिखता हूं origin of base centered cubic units। सर इसके एग्जांपल क्या होंगे? जो भी सॉफ्ट मेटल देखते हो बेटा, जो भी एल्कली मेटल, क्योंकि बेस्ट पैकिंग तो है नहीं, जो भी सॉफ्ट मेटल है वो इसका एग्जांपल हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जो सॉफ्ट हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे एल्कली मेटल। ओरिजिन ऑफ बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सपोज हम अब देखते हैं कि बीसीसी कैसे बना, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। देखो बेटा पहले ओरिजिन पे जाओ। अभी मैंने आपको ये बताया कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, सपोज वी हैव स्क्वायर क्लोज पैकिंग।
तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या बोला कि सपोज ये पार्टिकल है हमारे पास, तो ऐसे पार्टिकल होंगे और फिर 4 पार्टिकल ऐसे आए, 4 पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। ये सपोज 4 पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। जब 4 पार्टिकल ऐसे आ जाएंगे बेटा और 4 पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे तो बीच में एक जगह खाली होगी ऐसी, ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, ये जो बीच का जो आपको वेकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वेकेंट स्पेस, जो बीच में खाली जगह रह जाएगी, ये वेकेंट स्पेस, इसको बोलेंगे, इस वेकेंट स्पेस इज नोन एज ओ क्यूबिकल वॉइड, नोन एज क्यूबिकल वॉइड, इसको सीवी बोलते हैं बेटा, क्यूबिकल वॉइड। 4 पार्टिकल नीचे, 4 पार्टिकल ऊपर, बीच में जो स्पेस खाली हो जाता है इसको हम क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। वेकेंट स्पेस, ये वाला वेकेंट स्पेस नोन एज क्यूबिकल वॉइड। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड इज 8। क्यूबिकल वॉइड इज 8 बिकॉज ये जो खाली स्पेस है, जो वॉइड है, जो क्यूब के मिडल में बना हुआ है, दैट इज नोन एज क्यूबिकल वॉइड। इसमें 4 नीचे पार्टिकल, 4 ऊपर से बना हुआ है, इसलिए क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलेंगे 8 आएगा। क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। क्लियर? अब ये क्यूबिकल वॉइड बन गया सपोज, तो आपसे पूछा जाए क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम कहेंगे 8 जगह से, 8 पार्टिकल से सराउंडेड जो जगह होती है वो क्यूबिकल वॉइड होता है, काफी बड़ा वॉइड होता है। अब ये जो क्यूबिकल वॉइड होता है, इस क्यूबिकल वॉइड में किस साइज का पार्टिकल हम फिट कर सकते हैं? बिल्कुल फिट करेंगे हम, मतलब जो जितनी स्पेस है उसके अंदर फिट आएगा। तो जो चीज फिट आती है इसको बोला जाता है रेडियस रेशियो। भाई इसका साइज, इसको ये बोल सकते हो स्मॉलेस्ट, या साइज ही बोलो आप, साइज ऑफ स्मॉल आयन। स्मॉल आयन जनरली ये कैटायन होगा, स्मॉल आयन कैटायन which can fit in this void। वो साइज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? साइज ऑफ स्मॉल आयन विच कैन फिट इन दिस वॉइड। इस वॉइड में कौन सा जो है बिल्कुल फिट हो सकता है। तो बेटा एक काम कर सकते हैं ना, अपने क्या कर सकते हैं, ये लोअर फेस उठा लेते हैं। लोअर फेस उठाया तो इसका मतलब ये पार्टिकल आ गया अपने पास 4। और सपोज 4 ऊपर पार्टिकल है, बीच में खाली जगह है, वहां बिल्कुल फिट कर दिया एक छोटा सा पार्टिकल हमने, और वो फिर फिट हो गया ऐसे आकर के। अब ऊपर क्या है, फिर हमने 4 पार्टिकल रख दिए और इसको कवर कर दिया। अब क्या है, जो बड़े वाले पार्टिकल हैं, लार्ज पार्टिकल हैं, लार्ज पार्टिकल के सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा लार्ज पार्टिकल। और यू नो कि जब हम इस वाले पार्टिकल की बात करेंगे, छोटे वाले पार्टिकल की, तो अभी मैंने एक डायग्राम बताया था आपको, बॉडी का डायगोनल, ये बॉडी के डायगोनल पर जाएगा। बहुत अच्छे से समझना बेटा ये बात, कि सपोज इसका मतलब ये सीन क्या होगा, कि सपोज ये है आपका लोअर फेस, इस लोअर फेस पर ये ऊपर हाइट जा रही है, ये मान लेते हैं फेस डायगोनल है, तो ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा। इस बॉडी डायगोनल में हम कह रहे हैं ना कि मान लेते हैं ऊपर ये रेड वाला पार्टिकल यहां आ गया, ऊपर वाले फेस का रेड वाला पार्टिकल, और इस वाले नीचे वाले फेस का, नीचे वाला फेस तो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले फेस का पार्टिकल जो यहां होगा, ये ब्लैक वाला पार्टिकल आ गया, नीचे वाला ये रेड वाला ये ले लिया, ब्लैक वाला ये ले लिया, तो ये ब्लैक पार्टिकल आ गया। और इसके बीच में जो खाली जगह होगी वहां पर ये छोटा सा पार्टिकल फिट हुआ है, यही तो फिट हुआ है ये पार्टिकल। अच्छा, और इधर से हम देखें तो ये वाला पार्टिकल, जो ऊपर वाला पार्टिकल है, वो नीचे इससे भी टच हो रहा है और इससे भी टच हो रहा है, तो नीचे वाले ब्लैक से भी तो टच हो रहा होगा। तो ये जो पार्टिकल मैंने लिया है, ये वाला लिया है, ये वाला 1 1, जो रेड लिया है मैंने, ये अपर वाला लिया है 2, ये वाला 2,
और फिर इधर आकर के बीच में ये छोटा सा पार्टिकल फिट किया है, ये मिडल है, ये बॉडी सेंटर पार्ट है, और ये वाला पार्टिकल किया है जो इधर वाले फेस डायगोनल पर जो हमारे पास अवेलेबल था, वो वाला पार्टिकल फिक्स किया है। तो ये भी लोअर, ये जो है थर्ड के हिसाब से हम देखेंगे ये वाला। तो अगर मैं इसको टच करूं तो दो रिलेशन आ गए ना। देखो इधर से रिलेशन क्या आया, ये जो बड़ा पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल है, तो ये भी आर लार्ज, ये भी आर लार्ज, और ये टोटल लेंथ है ए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इस केस में, ए इज इक्वल टू 2 आर लार्ज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो ए है, हाइट जो है वो 2r के बराबर है, लेकिन अब की बार r कौन से वाले पार्टिकल हैं, जो लार्ज वाले पार्टिकल हैं। तो a इज इक्वल टू 2r लार्ज। और इधर देखो ये पूरी लेंथ तो बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल क्या होता है, ये लेंथ जो आपका ब्लैक वाला लेंथ, यू कैन सी दिस ब्लैक लेंथ इज द बॉडी डायगोनल लेंथ। बॉडी डायगोनल लेंथ, और बॉडी डायगोनल लेंथ फिक्स है कि √3a होगी। लेकिन √3a में देखो ये रेडियस आ गया r लार्ज, या स्मॉल का सेंटर पॉइंट है, तो r स्मॉल इधर भी आया, r स्मॉल इधर भी आया, फिर ये आ गया r लार्ज। तो टोटल देखो 2r लार्ज आ गए, 2r स्मॉल आ गए। तो इस बॉडी सेंटर वाले जो √3a है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वेशन बना सकता हूं ना, √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r लार्ज प्लस r स्मॉल। यहां मैं लिख देता हूं, r लार्ज किसको ले रहे हैं, रेडियस ऑफ लार्ज आयन, और जनरली लार्ज आयन बेटा एनायन होता है, तो उसको आप आर लार्ज या आर नेगेटिव भी लिख सकते हो। और आर एस इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ स्मॉल आयन। स्मॉल आयन जनरली कैटायन होते हैं, कैटायन को आर स्मॉल या आर पॉजिटिव लिख सकते हैं अपने। अब क्या, इन दोनों इक्वेशन से मुझे ए की वैल्यू मिल गई, तो मैं साइज कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों की वैल्यू मिल गई तो कैसे, देखो एक तो है a इज इक्वल टू 2r लार्ज, और ये इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू 2r लार्ज प्लस स्मॉल। तो यहां से a की वैल्यू a इज इक्वल टू 2√3 r लार्ज प्लस r स्मॉल, इक्वेशन सेकंड आ गया। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से निकालो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों a की वैल्यू हैं, तो एक आ गया 2r लार्ज इज इक्वल टू, एक आ गया 2/√3 r लार्ज, टू से टू बेटा कैंसिल हो गया, √3 इधर चला गया, √3 r लार्ज इज इक्वल टू r लार्ज प्लस r स्मॉल। √3 की वैल्यू होती है 1.732 r लार्ज इज इक्वल टू 1 r लार्ज प्लस r स्मॉल। तो अगर मैं यहां पर इसमें से ये इधर ले जाऊं तो r स्मॉल की वैल्यू निकाल लो, तो r स्मॉल इज इक्वल टू आ जाएगा 0.732 r लार्ज। तो इसका मतलब मैं क्या रख सकता हूं, देखो अल्टीमेटली क्या कैलकुलेशन आ गया, जो आपने ये ऊपर स्पेस बनाया था बेटा, ये आपने ऊपर जो स्पेस दिखाया है, क्योंकि कैलकुलेशन है ना सारी, तो ये जो आपने ऊपर स्पेस दिखाया है, ये स्पेस कि यहां पर किस साइज का पार्टिकल आ सकता है जो बिल्कुल फिट हो जाए। तो यहां पर आर लार्ज जिस भी साइज का हो, उसका 0.732 टाइम वाला साइज वाला कोई भी पार्टिकल यहां फिट हो सकता है। कैलकुलेशन हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, बॉडी डायगोनल पर 2r लार्ज और 2 स्मॉल रखिए, बीच में पार्टिकल फिट कर दिया, और साइड पर 2r लार्ज हैं, तो a इज इक्वल टू 2r लार्ज, वेरी सिंपल, a इज इक्वल टू 2r लार्ज, और √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r लार्ज प्लस स्मॉल को सोल्व कर लिया। सोल्व करने से हमारे पास एक वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू आई r स्मॉल इज इक्वल टू 0.732 r लार्ज। मान लो r लार्ज की लेंथ 1 एंगस्ट्रोम है, तो इसका मतलब r स्मॉल जो छोटा पार्टिकल किस साइज का उसमें फिट हो सकता है, 0.732 इंटू 1, 0.7 टाइम्स उसके साइज का फिट हो सकता है। r स्मॉल 0.7 टाइम वाला है, तो वहां पर वो फिट हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए जो नॉट जो r स्मॉल अपॉन r लार्ज होता है,
आर स्मॉल को जनरली रेडियस ऑफ कैटायन बोल देते हैं और आर लार्ज को रेडियस ऑफ एनायन, और इसको बोलते हैं रेडियस रेशो। तो व्हाट इज द रेडियस रेशो? रेडियस रेशो इज द साइज ऑफ कैटायन टुवर्ड साइज ऑफ एनायन, तो इसको बोलोगे रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो आपने कौन से वॉइड का निकाला है? फॉर क्यूबिकल वॉइड। तो रेडियस रेशो ऑफ क्यूबिकल वॉइड कितना आया? देखो आर स्मॉल अपॉन आर, तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो ऑफ क्यूबिकल वॉइड। मतलब अगर कोई हम इस टाइप से क्यूबिक, हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना के बीच वाली जो खाली जगह है उसमें किसी पार्टिकल को फिट करना चाहें तो किस साइज का पार्टिकल आएगा? वो इस साइज का पार्टिकल आएगा। आर एस जितना आर एल होगा उसका 0.7 टाइम होना चाहिए। इसको आप कई तरीके से याद कर सकते हो। इसको बोल सकते हो रेडियस रेशो या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो ऑफ क्यूबिकल वॉइड 0.732। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो ऑफ क्यूबिकल वॉइड 0.732। तो आपसे पूछा जाएगा क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो ऊपर निकाला आपने कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो इधर 8। क्लियर? अब आपसे दूसरा क्या पूछा गया कि भाई क्यूबिकल वॉइड का रेडियस रेशो बताओ लिमिटिंग, तो क्या आंसर दोगे आप? 0.732। तो 0.732 का मतलब समझ गए ना कि जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसका 0.7 टाइम पार्टिकल को हम जो है वो उसमें रख सकते हैं। मतलब ये तब आएगा जब कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट हो। तो अभी तक जो हमारा ये इस टाइप का, अब देखो हमारा जो पॉइंट था वो तो ये था कि हमें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तैयार करना था। तो अभी तक देखो जो हमारा पॉइंट आया, पॉइंट ये आया नोट नंबर 1 कि मैंने अभी बोला है कि 4 पार्टिकल नीचे और उसमें एक छोटे साइज का पार्टिकल बिल्कुल फिट हो जाए इस जगह पे, और फिर आपके 4 पार्टिकल ऊपर, इस टाइप से एक यूनिट सेल बना। लेकिन इसमें आप देख रहे हो, यू शुड कीप इन माइंड कि इस इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑल पार्टिकल आर नॉट इक्वल साइज। बीच में स्मॉल पार्टिकल है, बाहर चारों तरफ लार्ज पार्टिकल है। सो सच टाइप ऑफ यूनिट सेल is known as pseudo body centered unit cell। pseudo वर्ड लग जाएगा, एक्चुअल बॉडी सेंटर नहीं है ये, pseudo body centered unit cell, या आप सिंपली इसको बोल सकते हो pseudo BCC। BCC नहीं है अभी पूरी तरह से, BCC जैसा है। और सूडो बीसीसी यूनिट सेल अगर आ गया तो सूडो बीसीसी यूनिट सेल में जो इफेक्टिव पार्टिकल होगा, जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में क्या होता है? कॉर्नर पर क्लोराइड आ जाते हैं, ऐसे देखो। तो यहां क्लोराइड आ गया, यहां क्लोराइड आ गया, यहां क्लोराइड आ गया, यहां क्लोराइड आ गया, कॉर्नर पर क्लोराइड आ गए तो सिंपल क्यूबिक हो गया, और बीच में सीजियम आ गया। तो अब सारे पार्टिकल तो एक जैसे नहीं है ना, तो ये इसका मतलब सारे एक जैसे होते तो प्योर बीसीसी बोलते। अभी जो ये है इस टाइप का यूनिट सेल है, इसको बोलेंगे सूडो बीसीसी यूनिट सेल। तो इसका इफेक्टिव पार्टिकल निकालो, मतलब Z फॉर सूडो बीसीसी यूनिट सेल। तो Z फॉर सूडो यूनिट सेल बेटा निकालेंगे तो देखो कैलकुलेशन बनाओ, क्या आएगा? Z में हमारे पास पार्टिकल देखो क्या क्या रखे हुए हैं, कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर पर। कॉर्नर पर रखा हुआ है क्लोराइड, तो कॉर्नर पर रख देते हैं क्लोराइड, और बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है सीजियम। तो क्लोराइड कितने हैं? देखो क्लोराइड जो है 8, और एक का शेयरिंग पार 8, तो एक क्लोराइड आयन हो गया, इफेक्टिव पार्टिकल आ गया। सीजियम देखो कितना आया, सीजियम में एक ही है, बॉडी सेंटर तो किसी से होता ही नहीं है, तो एक क्लोराइड आयन और एक सीजियम आयन। तो Z निकालोगे, देखो Z ऑफ सीजियम क्लोराइड का निकालना है आपको, तो काफी इंपॉर्टेंट बात जा रही है, Z निकालना है सीजियम क्लोराइड का। तो रिएक्शन देखो, अगर एक सीजियम है
एक क्लोराइड है तो बेटा सीजियम क्लोराइड भी तो एक ही बनेगा, तो इसका मतलब Z ऑफ सीजियम क्लोराइड की वैल्यू 1 है। तो जब भी बीसीसी यूनिट सेल होता है, फॉर सूडो बीसीसी यूनिट सेल, फॉर सूडो बीसीसी यूनिट सेल, वैल्यू ऑफ Z 1, वैल्यू ऑफ Z 1। जब भी सूडो बीसीसी आएगा तो वैल्यू ऑफ यूनिट सेल 2 नहीं लेंगे, प्योर बीसीसी होगा तब 2 आता है, स्कूलिंग में पढ़ते हैं, वहां रटते हैं सीधा, यहाँ एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं हम कंपटीशन में। तो जब भी आपके पास सच टाइप ऑफ, देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो 8 बड़े पार्टिकल हो, बीच में एक छोटा पार्टिकल फिट हो जाए, तो अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं, देन इट इज नोन एज सूडो बीसीसी यूनिट सेल। इसका एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, जिसमें क्लोराइड और सीजियम अलग अलग हैं। सीजियम क्लोराइड का इफेक्टिव पार्टिकल 1 आएगा बिकॉज ये सूडो बीसीसी यूनिट सेल है। यहां तक क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो बेटा देखते हैं आगे प्योर बीसीसी कैसे बनेगा। अब एक काम करते हैं, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज हमने क्या किया, अभी हमने नोट सेकंड पढ़ते हैं अपने, ओरिजिन ऑफ प्योर बीसीसी पढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा कि 4 पार्टिकल नीचे, बीच में एक खाली जगह, उस वेकेंट स्पेस में हमने, उस वेकेंट स्पेस में एक पार्टिकल रखा, फिर हमने कह दिया 4 पार्टिकल ऊपर भी है हमारे पास, और ये जो पार्टिकल फिट हो सकता है बिल्कुल, ये 0.732 टाइम रेडियस ऑफ इस बड़े पार्टिकल का हो सकता है। सपोज इस पार्टिकल का साइज हम इंक्रीज करने लग जाएं, इफ साइज ऑफ, सपोज ये स्मॉल है तो कैटायन बोल सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन और स्मॉल आयन बिकम्स लार्जर, बड़ा होने लग जाए। जैसे बेटा बड़ा होने लग जाएगा तो इनका आपस में साथ छूटने लग जाएगा, इनका या आपस में टच इनका हटने लग जाएगा, जैसे जैसे बड़ा और बड़ा हो के इन्हीं के साइज का हो जाए। इफ साइज ऑफ कैटायन बिकम लार्जर, या ये लिख दो इफ साइज ऑफ कैटायन, हाँ ठीक है ऐसे लिख दो, बिकम्स लार्जर एंड बी आइडेंटिकल विद एनायन। सोचो जरा क्या होगा, पॉन्डरिंग करना है बेटा। अब ये बीच वाला पार्टिकल जो रेड पार्टिकल है, ये छोटा होते होते बड़ा होने लगे। सपोज इसकी बजाय हम बड़ा पार्टिकल रखने लग जाए, पैकिंग ऐसे होने लग जाए, इस पार्टिकल को हटा के इससे बड़ा रख दें, इसको हटा के फिर इससे बड़ा रख दें, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो इनका आपस में टच छूटता जाएगा, और तब तक बड़ा कर दो जब तक सबके साइज बराबर आ जाए। तो सबके साइज बराबर आ जाएगा मतलब क्या होगा कि अब सारे पार्टिकल एक बराबर साइज के हो गए। तो एक बराबर साइज के हो गए तो हमें क्या रखना पड़ेगा, देखो सपोज ये यहां से आया तो नीचे वाला पहले ब्लैक, ये सबसे पहले ब्लैक, अब ब्लैक का साथ छूट गया, क्योंकि बीच में जो रेड कलर वाला है, रेड कलर वाला उसी साइज का हो गया जिस साइज के वो खुद है। ये भी उसी साइज का हो गया, और फिर बीच में ये आ गया तो इसके ऊपर 3D की चीज है, तो ऊपर जो है फिर आपके रेड कलर वाले आ गए, तो इस टाइप का यूनिट सेल बन गया। अब इसका मतलब 4 नीचे 4 ऊपर एक बीच में। तो इस टाइप को अगर मैं शॉर्टकट में बनाऊं, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं तो इनके सेंटर पॉइंट मिला दें अब अपने, तो इस टाइप से ऐसे पार्टिकल बन जाएगा। देखो इसमें क्या कहेंगे हम, इक्वल साइज के पार्टिकल कॉर्नर पे भी हैं, इक्वल साइज का पार्टिकल कॉर्नर पे भी, और उसी साइज का पार्टिकल हमारे पास मिडल में भी।
तो मिडल वाला ऊपर नीचे सब जगह टच कर रहा होगा, लेकिन ये आपस में टच नहीं करेंगे अब की बार पार्टिकल। तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आए देखो, इस टाइप का जो यूनिट सेल होगा, अब जो यूनिट सेल बना है इसको बोलेंगे प्योर बीसीसी यूनिट सेल। इसको बोलेंगे हम प्योर, जो ये अब बना है आपका, इसको हम बोलेंगे ये वाला, इसको बोलेंगे प्योर बॉडी सेंटर्ड या ट्रू। प्योर की बजाय ये ज्यादा बेस्ट वर्ड है, वो शूडो है तो ये ट्रू, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ट्रू ट्रू जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। देखो पहले 6 आया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इफेक्टिव पार्टिकल निकालेंगे, सारे पॉइंट पहले वाले करेंगे जैसे आपने किया था। इफेक्टिव पार्टिकल अब प्योर वाले में, इफेक्टिव पार्टिकल मतलब Z, तो प्योर वाले में सारे एक जैसे पार्टिकल हैं। कहां का पार्टिकल होंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अब तो एक जैसे पार्टिकल हैं तो प्लस कर दूंगा मैं, तो Z इज इक्वल टू कॉर्नर में जो पार्टिकल है सबका साइज इक्वल है, कॉर्नर पर 8 इंटू शेयरिंग पार्ट 1/8, बॉडी सेंटर पर 1 है तो Z इज इक्वल टू 2 दोगे। अब इसका मतलब अगर हमारे पास ट्रू बीसीसी होता है तो आप कह सकते हो फॉर ट्रू बीसीसी Z इज इक्वल टू 2, ट्रू बीसीसी Z इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस, और वो करेंगे तो इसमें क्या होगा, बॉडी डायगोनल पर तीनों एक जैसे पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो यहां हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो यहां खास बात क्या थी, ये मिडल वाला पार्टिकल ऊपर वाले और नीचे वाले पार्टिकल को टच कर रहा था, तो हेयर टचिंग पार्टिकल्स आर एट बॉडी डायगोनल। ऊपर लिखा ही है हमने, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो गया बेटा, बॉडी डायगोनल का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी किया था आपने, ये सपोज बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल में ऊपर और नीचे पार्टिकल वो भी एक जैसे हैं और मिडल वाला पार्टिकल भी एक जैसा हो गया, अब तो वो भी उसी साइज का है। तो बॉडी डायगोनल टोटल लेंथ कितनी होती है, देखो √3a, √3a इज इक्वल टू ये भी r, ये भी दोनों r, ये भी r, सारे एक जैसे पार्टिकल है अब की बार, तो √3a इज इक्वल टू 4r आ गया, मतलब a इज इक्वल टू 4r/√3 आ गया। तो ये डिफरेंस आते जा रहे हैं। जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था तो बेटा Z की वैल्यू 1 थी, लेकिन अब प्योर बीसीसी में Z की वैल्यू 2 है, वहां पर a इज इक्वल टू 2r था, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4r/√3 है, तो इफेक्टिव पार्टिकल भी आगे, ये भी आगे, तो पेकिंग फ्रैक्शन निकाल लो। पेकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इफेक्टिव पार्टिकल कितने आए, 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाई यूनिट सेल। तो a की वैल्यू का है तो 4r/√3 का क्यूब हो गया। तो सॉल्यूशन बना लो इसका पेकिंग फ्रैक्शन, तो 2 इंटू 4 पाई, इधर से 3 रह गया, r क्यूब इधर उधर चला गया, ये आ गया फिर 3 बार 4, 4 4 4, ऊपर √3 का क्यूब है तो √3 कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2 √3 इससे कैंसिल हो गए। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखो कितना आ गया हमारे पास। जब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले से इंक्रीज ही होना है, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये अपना किसने आ गया, देखो ये रह गया √3 पाई डिवाइडेड बाई 8, √3 डिवाइडेड बाई 8, ये भी याद करना है, अगर ये पूछ ले तो वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो।
1.732, पाई की वैल्यू 3.14 और ये 8, तो 8 4 द 32 और हो गया 28 68.68, मतलब 68% पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। तो बीसीसी यूनिट सेल पहले वाले से ज्यादा बेस्ट है, मतलब इसमें थोड़े और हार्ड मैग्नीशियम जैसे, लिथियम मैग्नीशियम जैसे इसके अंदर आ सकते हैं, थोड़ा और हार्ड मटेरियल बन गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन 68%, पैकिंग फ्रैक्शन 68%, तो बाकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया तो पैकिंग फ्रैक्शन 68%, तो बाकी देखो बाकी रिलेशन वॉइड कितने हो गए, लेकिन इसमें क्यूबिकल वॉइड है, वॉइड हो गया 34%, 32 मतलब 0.32। डेंसिटी भी निकाल सकते हो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है z इंटू एम डैश, जो भी होगा आपका आयोगैद्रो नंबर ए क्यूब, z की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू यहां से निकाल के रख देंगे हम, तो डेंसिटी भी निकाल लेंगे। तो क्लियर। तो बेटा मेरे मेरे साथ साथ बताओ कि अगर हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके बीच में एक छोटा पार्टिकल रख दें तो किस टाइप का यूनिट सेल बनेगा? सीडो बॉडी सेंटर्ड। सूडो बॉडी सेंटर्ड, सूडो बॉडी सेंटर्ड में वो किस साइज का पार्टिकल फिक्स हो पाएगा वहां पर? 0.732 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज हेड। लार्ज है, हाँ वेरी गुड बेटा, जो भी आप पैकिंग करोगे उसका 0.732 वाला फिक्स हो जाएगा। इसका रेडियस रेशियो कितना आएगा? 0.732। रेडियस रेशियो क्या होता है? साइज ऑफ स्मॉल आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लार्ज आयन। फिर देखो, फिर आपको इस पार्टिकल को छोटी की बजाय उसी साइज का पार्टिकल रख दे तो अब कौन से टाइप का यूनिट सेल बोलेंगे हम? मिडल वाले वॉइड में, क्यूबिकल वॉइड में जितने बाहर वाले पार्टिकल हैं उसी साइज का पार्टिकल रख दिया जाए, देन व्हाट इज कॉल्ड द यूनिट बॉडी सेल? सेंटर्ड। प्योर बॉडी सेंटर। ट्रू, ट्रू बॉडी सेंटर्ड बीसीसी यूनिट सेल। क्या फर्क है ट्रू बीसीसी और सूडो बीसीसी में? जेड की वैल्यू का फर्क है जो बेटा। सेंटर में आइटम होता है ट्रू वाले में, वो सभी के बराबर होता है रेडियस में। हाँ भाई, सिंपली कहें तो सूडो के अंदर जेड की वैल्यू 1 आएगी और ट्रू वाले के अंदर जेड का वैल्यू 2 आएगा, जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा। टोटल पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो 68%, बाकी प्रोसेस वही है डेंसिटी निकालने का। क्लियर। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे हुआ? क्योंकि एक मिडल में पार्टिकल है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो 8 ही तो होगा बेटा। है तो बीच वाले वॉइड में ना, क्यूबिकल वॉइड के अंदर पार्टिकल रखा हुआ है, तो किसी भी एक सेंटर वाला पार्टिकल चारों तरफ कितने पार्टिकल से टच कर रहा है उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो। ठीक है क्लियर। सर। तो ये यूनिट सेल भी बेटा हमारा हो गया। अब आता है नेक्स्ट टाइप का, फिर नेक्स्ट आपका आता है एक दूसरे टाइप का नॉट, एक बोलते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको एफसीसी भी बोलते हैं, एफसीसी यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जब पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at each corner and at each face center। इसलिए इसको पैकिंग से नहीं करवा रहा, डायरेक्ट करवा रहा हूं क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है बेटा ये। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर, मतलब कैसे डिसाइड करोगे आप? जैसे ये बनाया हुआ आपने, तो इसमें पार्टिकल ईच कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर है।
फेस सेंटर पे है तो ऊपर वाला फेस सेंटर ये, नीचे वाला ये, राइट वाला ये, लेफ्ट वाला ये। अब अबो और बिलो रेड वाला देखोगे आप, रेड वाला अबो आ गया, इसका सेंटर कहीं ढूंढोगे तो आपको यहां कहीं दिखाई देगा, और जो बिलो है वो देखोगे तो ब्लैक वाले में दिखाई देगा, ये वाला। पीछे की साइड वाला, तो इसका फेस सेंटर यहां कहीं है। तो इस टाइप से ईच कॉर्नर और ईच फेस सेंटर पर जब पार्टिकल होते हैं देन इट इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए आप इफेक्टिव पार्टिकल निकालोगे, जेड निकालोगे, तो जेड जहां जहां पार्टिकल है वो देखो कहां आ रहे हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो z इज इक्वल टू कॉर्नर हो गए 8 इंटू 1/8, फेस सेंटर हो गए 6, और एक फेस 2 में डिवाइड होता है 1/2। तो z की 1, इसकी z की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 मतलब 4। तो जब भी FCC यूनिट सेल देखो तो इफेक्टिव पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 आएंगे, इधर कितने भी लिखे हो यहां आंसर 4 आएगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, साथ के साथ करते जाना, पॉइंट याद करते जाना, मतलब याद करना ज्यादा बेटर है, समझने में 3D में बहुत दिक्कत आती है। इसको कोशिश तो करूंगा मैं समझाने की भी, लेकिन पहले रिजल्ट याद कर लेते हैं। लेकिन ईच एंड एवरी ईयर मैं देखता हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम आता है 3D में देखने में। पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एट ईच फेस सेंटर। यहां पर जो पार्टिकल टच करते हैं, जो ये फेस डायगोनल वाला होता है, ये टच करता है इनको ऐसे ऐसे। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, टचिंग पार्टिकल, याद रखोगे इसमें, टचिंग particles are present at face diagonal। यहां पर टचिंग पार्टिकल फेस डायगोनल में, सपोज ये अपर फेस उठा लेता हूं मैं, अपर फेस ले लिया तो अपर फेस ऐसे बनेगा। तो यहां अपर फेस में जो पार्टिकल टच कर रहे होंगे, तो यहां जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल टच करेगा। इधर से देखोगे तो ये पार्टिकल इसको टच करेगा, ये पार्टिकल इसको टच करेगा, मतलब टचिंग पार्टिकल ये फेस डायगोनल पर टच करेंगे, फेस। और यू नो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a। तो √2a इज इक्वल टू, देखो r ये हो गया, 2r ये हो गया, r ये हो गया, तो यहां पर √2a इज इक्वल टू 4r है। आपने लास्ट देखो ट्रू BCC में देखा था √3 इज इक्वल टू 4r था, एंड हेयर √2a इज इक्वल टू 4r। इट मींस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4r बाई √2, या वैल्यू ऑफ a जो आएगी √2 आएगी। √2 आएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब क्या निकाल सकते हैं हम, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकाला, इफेक्टिव पार्टिकल मतलब z की वैल्यू, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 4। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई क्यूब है तो a का क्यूब, a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 4/4r/√2 का क्यूब। तो इसको सोल्व करते हैं यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन, तो 4 इंटू 4/3 पाई, इधर कितना आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4, इधर आ गया √2 इंटू √2 इंटू √2। तो 2 4 से तो 2 4 कैंसिल ही हो गए, √2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √2 से √2 पे चला गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई √3 अगर पाई 3 √2 है तो सोल्व करते हैं इसको, तो इसको ये ले लिख देते हैं अपने, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से ये कर दिया, तो ये हो गया √2 पाई बाई 6, ये आ गया √2 पाई बाई 6, √2 पाई बाई 6। तो √2 पाई बाई 6 का वैल्यू कैलकुलेट करो,
कितना आएगा देखो, √2 है, ये है मेरे पास 1.414, 0.524, सर 0.524। 0.524 आ रहा है, तो 524 तो नहीं आना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ है प्रॉब्लम, तो यहाँ आ गया 4 × 4, अच्छा ये 3 भी कर लिया था काउंट, ये 4 × 4/3 πr³ तो चलो कैंसिल हो गया, इधर है 4 × 4 × 4, ठीक है। नीचे है √2, तो √2 ऊपर चला गया, तो √2 हो गया, ये दो 4, हाँ तो बेटा इतना आना सर चाहिए ना, वही तो 0.73 मुझे आ लग रहा रहा है है। मैंने इतना कम कैसे, दो बच्चों ने बोल दिया फटाफट कि 3, तो ये 6 आ गया, 0.5 आ जाएगा, 0.73 आ रहा है, तो इससे भी ज्यादा आएगा तो 74% तक आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट, मतलब 0.74 आएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 आ गया, मतलब 74% आ गया। तो वॉइड कितना हो जाएगा इसमें, देखो वॉइड जो हो जाएगा वो पॉइंट कितना रह गया बाकी, 26.26 या 26% आएगा। तो अब देखो FCC यूनिट सेल में क्या होता है कि पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर होते हैं, इट्स ओके। इफेक्टिव पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे देन 4 आएगा, देन ओके। फिर हम क्या, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, अभी याद करनी है कि यहाँ पर टचिंग पार्टिकल जो होंगे वो आपके कहाँ होंगे, फेस डायगनल पर होंगे, टचिंग पार्टिकल यहाँ पर फेस डायगनल में होंगे, तो इससे रिलेशन आ जाएगा A = 4r/√2। इससे पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो 74% आ गया, और डेंसिटी भी निकाल सकते हो, डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी = इफेक्टिव पार्टिकल या 4 × मास ऑफ 1 पार्टिकल, हो गया तो नंबर जो A की वैल्यू क्यूब में आ जाएगी। तो आप क्या डिफरेंस देखो क्रिएट कर सकते हो आप, देखो पहला डिफरेंस क्या था, पैकिंग फ्रैक्शन सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था हमने 52%। उसके बाद बेटा आया BCC का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला 68%। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो बढ़ा था, पहले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, दूसरे वाले का 8 है। अब और पैकिंग फ्रैक्शन, बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन आ गया आपके पास 74%। तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ाया है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका इंक्रीज हुआ होगा। और अभी आप याद कर लो, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो पैकिंग से बाद में निकाल के दिखाऊंगा, FCC यूनिट सेल के क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल ऑफ FCC यूनिट सेल इज 12। इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा वो 12 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल ऑफ FCC यूनिट सेल इज 12। अब ये जो 12 आता है वो कैसे आता है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि फेस आप इसमें क्या करो, एक फेस सेंटर वाले अगर रियलाइज कर सकते हो, हम काफी एक दूसरे से दूर बैठे हैं, अगर रियलाइज कर सकते हो तो थोड़ा सा रियलाइज में करवाता हूं आपको, करो देखो 12 कैसे होता है। सपोज ये आपके घर की साइड वाली दीवार है, मतलब फ्रंट जहां आप देख रहे हो पढ़ रहे हो उसके सामने वाली दीवार है, तो दीवार है तो ये फेस हो जाएगा इसका। इस फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल है, इसके अगर फेस पर पार्टिकल है तो चारों कॉर्नर पे भी तो पार्टिकल है, और ये पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं, ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है। क्लियर। अब जो फेस का सेंटर है के साथ जो दूसरी दीवार लगी हुई है उसके पार्टिकल जो मतलब अगले रूम, जिस रूम में आप बैठे वो नहीं, अगले रूम की जो एडजेसेंट दीवारें हैं, जैसे मान लो ये दीवार है, ये आपका रूम हो गया, ये नेक्स्ट रूम हो गया, तो नेक्स्ट रूम का जो आपका फेस सेंटर होगा, इसका जो भी फेस आएगा नेक्स्ट रूम, ये तो फेस के साथ आया, या मैं इधर कह दूं इधर फेस आ गया, एक इधर फेस आ गया, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। तो एटलीस्ट आप देखो, मैं यहां इसको ऐसे समझाऊं आपको कि एक प्लेन में देखो, एक प्लेन, ये प्लेन आ गया आपका, एक सपोज ये प्लेन है एक्स, तो इसमें 4 पार्टिकल आ गए, तो ऐसे प्लेन तो 4 बनेंगे, जैसे एक प्लेन ऐसे बनेगा ये वाला, एक प्लेन ऐसे बनेगा और एक प्लेन ऐसे बनेगा। मतलब अगर प्लेन बनाए अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा डिफिकल्ट है, एक प्लेन ऐसे बना तो 3D के अंदर ऐसे प्लेन बनेंगे। तो आपको इतना तो पता है ना प्लेन कितने बनते हैं बेटा,
3 प्लेन होते हैं, और एक प्लेन आपने सपोज कंसीडर कर लिया, ये वाला पार्टिकल आपने कह दिया कि एक यहां होता है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, तो 4 पार्टिकल तो आपके प्लेन में आगे जो आप फ्रंट में देख रहे हो। अगर आप इस प्लेन को फिर आगे एक्स वाई तीनों एक्सिस में देखोगे तो 4 एक एक्सिस में है, तो 4 इंटू एक्सिस तो 3 होते हैं ना, तो 4 इंटू 3 12, इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल एफसीसी यूनिट सेल इज 12। ये आपको 12 जो होगा वो दिखाई देगा 12, लेकिन ये होगा कि जिस फेस को आप देख रहे हो उसके फेस के कॉर्नर आ जाएंगे, और जो अगला फेस है, फिर आपके फेस के कॉर्नर में अगर रियलाइज करते हो तो जो अगला फेस है उसके अंदर फिर आपके पार्टिकल आ जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे मैं देखो फिर यहां ट्राई करता हूं कि आप अगर ऐसे करके बनाओ, एक बार एनसीईआरटी में ड्राइंग दे रखी है काफी, तो ऐसे करके पार्टिकल बनाओगे तो 1 2 3, ये आ गया 4 5 6, फिर 1, ऐसे करके हमने क्रिस्टल बना दी। तो देखो ऐसे लेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पर जो होंगे पार्टिकल होंगे हमारे पास 3, ऐसे पार्टिकल होंगे, फिर यहाँ पार्टिकल होंगे। तो इसको आप ऐसे ड्राइंग भी कर सकते हो, लेकिन बहुत, इसलिए मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, तो आप सीधा ध्यान रखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इज 12, क्योंकि उससे पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा ही आएगा, और वो कितना होगा 12 होगा। 12 होगा कैसे, जैसे एक को तो आप रियलाइज कर सकते हो, एक पार्टिकल जो फेस सेंटर पे पार्टिकल है वो 4 कॉर्नर को टच कर रहा है, तो एक ये तो सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है। ऐसा जो होगा अलग अलग प्लेन के अंदर होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर प्लेन के अंदर होगा, तो एक्स वाई जेड एक्सिस प्लेन में होगा, तो टोटल एक्सिस कितने होते हैं 3, तो 4 इंटू 3 12 काउंट कर सकते हो आप। और ऐसा ही सेम कोऑर्डिनेशन नंबर एक यूनिट सेल और करेंगे हम, उसमें आएगा एफसीसी यूनिट सेल लिखा हुआ आ जाए या सीसीपी आ जाए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो सेम लेके चलना है, सिमिलर। इसका दूसरा नाम सीपीपी है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेट को, क्यूबिक क्योंकि इस पैकिंग से बनता है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल। और एक हमारे पास आ जाएगी एचसीपी यूनिट सेल। एचसीपी यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला यूनिट सेल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इक्वल टू एफसीसी ही होता है। सेम चीज नहीं है, लेकिन इसका पैकिंग इसके बराबर ही होता है। एचसीपी यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इक्वल टू एफसीसी, बट इफेक्टिव पार्टिकल आर डिफरेंट। मतलब अगर एचसीपी यूनिट चल आ जाए तो इफेक्टिव पार्टिकल 4 नहीं करने, वो 6 करने, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही आएगा जिसका इसका है 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन सेम होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही आएगा जितना उसमें था 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग, ये अगली क्लास में हम जब आएंगे तो अगली क्लास में ट्राई इसमें इसको पैकिंग करेंगे कि कैसे आया है। तो एचसीपी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इक्वल टू एफसीसी जैसी है, लेकिन इफेक्टिव पार्टिकल 6 हो जाते हैं। इफेक्टिव पार्टिकल चेंज क्यों हुए? इफेक्टिव पार्टिकल क्यों चेंज हुआ? देखो एफसीसी यूनिट सेल वैसे आपके नीट के सिलेबस में नहीं है सर वॉइस ब्रेक हो रही है। एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल जो होती है वो सीसीपी जैसी ही होती है, लेकिन जो एचसीपी यूनिट सेल है हेक्सागोनल, वॉइस ब्रेक हुई है। भैया दूसरों के भी हो रही है या
और किसी के भी वॉइस का प्रॉब्लम आ नहीं रहा है सर, सही है। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। बेटा? सर आपका, क्लियर है। हाँ आपका प्रॉब्लम होगा बेटा, चेक करो उसको। HCP यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैकिंग में बिल्कुल FCC जैसी है, लेकिन उसमें इफेक्टिव पार्टिकल 6 आते हैं। वो कैसे होते हैं कि जैसे एक हेक्सागोनल क्लोज यूनिट सेल बनाओगे तो ऐसे बनेगा आपका। और हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होते हैं, 3 पार्टिकल सपोज मिडल में है, फिर फेस पर 1 पार्टिकल है और उसके कॉर्नर पे 6 पार्टिकल है। ऐसे ही नीचे वाले फेस में 1 पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है। तो जैसे क्यूब जो होता है, क्यूब के 4 कोने होते हैं, तो एक कॉर्नर 8 में डिवाइड होता है, लेकिन जो ये हेक्सागोनल है इसके 3 ही कॉर्नर हैं, तो 3 का डबल करोगे 6 में शेयर होगा। तो यहां पर जो कॉर्नर होता है हेयर, बाकी सब वैसा ही, बट हेयर कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल इज शेयर्ड बाई 6 यूनिट्स है, 8 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि क्यूब में तो 4 कोने होते हैं, 4 नीचे के 4 ऊपर के 8 हो जाते हैं, लेकिन हेक्सागोनल में 3 ही कोने हैं, तो 3 कोने हैं तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 में शेयर्ड करना है। इस शेयर्ड आप ऐसे कह सकते हो, देखो आपने एक कोई तिकोनी ट्राइंगुलर मार्बल देखी होगी, फर्श बना हुआ देखा होगा, तो इसमें ऐसे ऐसे आएगा ना। तो ये पार्टिकल देखो कितनों में शेयर हो रहा है, 1 2 3, ये कॉर्नर तिकोना है इसलिए 3 में शेयर हो रहा है, तो 3 तो यही हो गए, तो 3 की छत और 3 का फर्श हो जाएगा, इसलिए नंबर चेंज हो जाएगा, या जेड का नंबर चेंज हो जाएगा। कैसे आएगा जेड? जेड कहां कहां है देखो, कॉर्नर में है, लेकिन अब की बार कॉर्नर बेटा क्यूब का नहीं है, कॉर्नर के बाद किस में देखो, फेस सेंटर में है, तो हेक्सागोनल का कॉर्नर हो तो 6 में शेड करना है, और बॉडी सेंटर में है। तो बेटा इसको सोल्व करो। अगर आप इसको सोल्व करेंगे सिक्स। तो सोल्व करेंगे तो देखो कॉर्नर, हाँ क्योंकि कॉर्नर कितने आ जाएंगे आपके पास, कॉर्नर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक कॉर्नर कितनों में शेयर होगा, 6 में, तो 3 आ गया यहां से, प्लस फेस देखो ऊपर और 2 फेस तो वही है 2, और एक 2 में कॉर्नर शेयर होगा, 2 यहां से आ गया, बॉडी सेंटर में 3 पार्टिकल हैं, तो टोटल 6 आएंगे। तो यही मैंने बोला है कि FCC यूनिट सेल और HCP यूनिट सेल दोनों आ जाए, FCC चाहे HCP, FCC ये FCC चाहे HCP दोनों आ जाए, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन भी 74% होगा, बट फर्क कहां होगा, इसका इफेक्टिव पार्टिकल 4 आएगा FCC का, और HCP का इफेक्टिव पार्टिकल जो होगा वो 6 आएगा, ये दोनों के अंदर फर्क हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, नोट, तो इसमें क्या लिख सकते हैं नोट में, FCC एंड HCP यूनिट सेल both are arised from same close packing, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन सेम आ रहा है। तो ये आपके पास टोटल देखो मैंने कितने टाइप के यूनिट सेल दे दिए, देखो अब एट द एंड ऑफ टॉपिक वी विल रिवाइज द होल थिंग। तो मैंने आपको यूनिट सेल कितने बताए, देखो अभी तक 4 टाइप के यूनिट सेल बताए, बोलो बेटा कौन कौन से बताए। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पहला क्या था, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा क्या बताया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये दोनों पहले हमने किस पैकिंग से निकाले हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से निकाले हैं। एक में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, एक में लूज हो गई थी पैकिंग। जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, आप स्टार्टिंग से चलो देखो आपको सब समझ आ जाएगी बात, सारा कुछ पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। स्टार्टिंग की जो पैकिंग की है मैंने,
वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की है, मतलब पार्टिकल को ऐसे अरेंज किया है, एक दूसरे के साथ अरेंज किया है। तो स्टार्टिंग में जो अपने पास आया है ये वाला, ये देखो, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो आया आपका, यहां से निकाला था हमने, यहां से थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये देखो, ये जो हमने पैकिंग की थी, इस पैकिंग से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना था, और इस पैकिंग को हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा था। इस पैकिंग से सिंपल, और बीच में अगर कोई आ जाए और इनका पार्टिकल छूट जाए, एक दूसरे से कांटेक्ट छूट जाए, तो बीसीसी बना आपका। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि आपकी जो दो पैकिंग है, पहले वाली दोनों पैकिंग सिंपल और बीसीसी, दोनों जो है वो स्क्वायर, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आई है, एक स्क्वायर लूज पैकिंग से आई है। जब मैं इसको लूज कर दूंगा, आपस में क्लोज स्क्वायर पैकिंग को लूज कर दूंगा, तो दूसरे वाला बीसीसी बन जाएगा। लेकिन जो अगली दो यूनिट सेल बताइए बेटा, उसका पैकिंग मैंने अभी नहीं बताया आपको, बस पैकिंग लिखवाया है, जो अगली क्लास में समझाऊंगा पैकिंग। उसका जो पैकिंग है वो एक्चुअली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगा, वो पैकिंग हमने यहां से नहीं किया है। कौन से वाले हैं वो दो यूनिट सेल जिनका पैकिंग फ्रैक्शन जो लास्ट में आपने एफसीसी बोला, और एफसीसी के साथ एचसीपी बोला, एफसीसी और एचसीपी, ये बोला है मैंने। तो ये वाले जो दोनों हैं एफसीसी और एचसीपी, इनकी जो है वो क्लोज पैकिंग स्क्वायर नहीं है। आगे चल के बताऊंगा कि एफसीसी एंड एचसीपी यूनिट सेल बोथ आर अराइज फ्रॉम सेम, या लिखना वर्ड लिखना चाहो तो सेम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से प्रोवाइड है। तो हमारी पैकिंग कितने टाइप की होगी, एक तो स्क्वायर, एक होगी क्लोज, ये हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। स्क्वायर, स्क्वायर में भी दो, एक आपने देखी क्लोज, बिल्कुल टच कर रहे थे, एक लूज। जो क्लोज आपने की वहां से आपको सिंपल बीसीसी मिला, और जो आपने लूज ली, लूज वाली पैकिंग, लूज वाले से क्या निकला आपका बीसीसी। फिर इधर आ जाओ, और इन दोनों की पैकिंग कम ही है। देखो पहले वाले का 68%, दूसरे पहले वाले का 52%, दूसरे का 68%। इससे बेस्ट पैकिंग आपको हेक्सागोनल देगा। हेक्सागोनल में दो टाइप के यूनिट सेल बनेंगे। हेक्सागोनल में अब ये दोनों ही क्लोज से बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ इफेक्टिव पार्टिकल का, एफसीसी एंड एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एफसीसी। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इन दोनों का अलग अलग है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था पहले वाले का, क्लोज पैकिंग वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आया था वो 6 आया था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 8, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। पैकिंग भी जितना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, पैकिंग इंक्रीज होती जाएगी। पहले वाले का कितना आया था बोलो, अब जैसे ऐसे मैंने बताया आपको, यही क्वेश्चनिंग है एग्जाम की। पहले वाले का जो पैकिंग फ्रैक्शन आया था वो कितना 52%, दूसरे वाले का बीसीसी का 68%, और इन दोनों का जो आया वो 74% आया। फर्क कहाँ आया, इफेक्टिव पार्टिकल में। अगर अब मेरे पास पहले वाले का इफेक्टिव पार्टिकल है तो 1 आया था, और जो बीसीसी ट्रू था उसके अंदर इफेक्टिव पार्टिकल 2 आया था। हेक्सागोनल में एफसीसी आ गया तो इफेक्टिव पार्टिकल 4 आ गया, एचसीपी है तो इफेक्टिव पार्टिकल 6 आ गया। लेकिन इफेक्टिव पार्टिकल अलग अलग होने से पैकिंग फ्रैक्शन सेम हो सकता है। यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जांपल, इफेक्टिव पार्टिकल एफसीसी में 4, इफेक्टिव पार्टिकल एचसीपी में 6, बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ आर 12। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट पैकिंग पर और यूनिट सेल में? हाँ बोलो। सर आपने एचसीपी में कॉर्नर वाले को 1/6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? अगर कॉर्नर वाला है तो कॉर्नर, एक कॉर्नर तो 3 को शेयर करेगा ना। यस सर। तो 3 की छत भी होगी तो 3 का फर्श भी तो होगा, टच करेगा। जैसे क्यूब की क्या था, क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 4 थे आपके क्यूब में, ये कॉर्नर था, तो इसमें 4 छत और 4 फर्श टच कर रहे थे, इसलिए तो 8 बोला था आपने। तो जो क्यूब का कॉर्नर होता है वो 8 में शेयर होता है बेटा, और हेक्सागोनल का कॉर्नर मतलब जो चौकोनी चीज है 4 कोनों वाली है वो 8 में शेयर होगी 3D में, और 3 कोनों वाली चीज है तो वो 6 में चेंज होगी। तो हेक्सागोनल तो 3 वाला बन रहा है ये रहा, इसलिए 6 आएगा यहां पर। क्लियर? यस सर।
ठीक है बेटा, क्लियर है सबका? तो अब जो है एक आप मुझे अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आपका टेस्ट है, तो मैं एक टेस्ट डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जब भी आएगी, और इसकी डीपीपी जो मैं दूंगा वो भी शेयर करेंगे हम। तो लेट्स सी फॉर नेक्स्ट लेसन। तब तक मैं आपको जो है अभी लीव करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर एक्चुअली ना मॉड्यूल में लिखा हुआ था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ बिल्कुल सही है बात बेटा। सर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नहीं होते हाई मेल्टिंग नहीं बेटा, मैंने नोट्स में कल आपको पिछली क्लास में बताया तो था, नेटवर्किंग 3D स्ट्रक्चर होती है जैसे डायमंड में, इसलिए हार्डेस्ट मटेरियल हो जाते हैं नेचुरल वो कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं वो। क्लियर? यस सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा।